हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम लोग उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे और राज्य का औचित्य क्या है इसके बारे में समझेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था और वनों पर अधिकार, भूमि की माप, न्यायिक व्यवस्था और उसके साथ ही साथ पृथक राज्य निर्माण का इतिहास जानेंगे और आंदोलनों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमि के साथ साथ पृथक राज्य गठन की मांग से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के बारे में और उनके गठन वर्ष के बारे में जानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के हिमालय क्षेत्र में केवल मध्य हिमालय का भूभाग उत्तराखंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसे पृथक राजनीतिक पहचान नहीं दी गई थी, जो अपनी विशिष्ट सभ्यता, संस्कृति एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शेष उत्तर प्रदेश से भिन्न पहचान रखता रहा। यह क्षेत्र भारत की एकता, अखंडता एवं परस्पर सौहार्द का अनुकरणीय उदाहरण तो है ही, साथ ही देश की जीवनदायिनी सदा नीरा नदियों का भी उद्गम है। विकास शून्यता की दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र देश का सर्वाधिक उपेक्षित भाग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कई राज्य अस्तित्व में आए, किंतु जन जागरण के अभाव में पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को कभी गोपनीयता से नहीं लिया गया। भौगोलिक निरंतरता, वित्तीय आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक सुविधा, भविष्य के विकास की संभावनाएं और एक भाषा बोलने वाले में पृथक राज्य की कसौटी पर खरा उतरने पर भी यह क्षेत्र देश के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। फलतः इस क्षेत्र का जनमानस, जिसमें छात्र, कर्मचारी, पूर्व सैनिक, महिलाएं तथा विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े व्यक्ति थे, सभी एक मंच पर आ गए। इस क्षेत्र में केवल 2% अन्य पिछड़ी जातियों के होते हुए 1994 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके लिए 27% आरक्षण लागू किए जाने के निर्णय ने आंदोलन में घी का काम किया और अपने अस्तित्व को बचाने हेतु पृथक पर्वतीय राज्य आंदोलन तेज हो गया। अंततः गैर राजनीतिक तथा नेतृत्वहीन आंदोलनों द्वारा उत्तराखंड की जनता अपनी स्पष्ट सोच की अभिव्यक्ति देकर राष्ट्रीय मंच पर पहुंचने में सफल हो गई। पृथक राज्य का औचित्य भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में उत्तराखंड राज्य की सशक्त मांग करते हुए इसके औचित्य को निम्न तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। यहाँ की योजनाओं में कार्यरत मैदानी क्षेत्रों के वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन, स्थानीय परिस्थितियों में कार्यरत मैदानी क्षेत्रों के वैज्ञानिकों की भांति और अधिक तीव्र हैं। यहाँ के युवाओं द्वारा देश के विभिन्न महानगरों एवं सुदूर अंचलों में छोटी मोटी नौकरी एवं कड़ी मेहनत के बाद भी रुपया उत्तराखंड में मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के रूप में आता था। वह इतना कम होता था काम के बदले में कि समूचे परिवार का पेट भरना तो दूर, वर्ष भर तन ढकने के को कपड़े तक नहीं जुटा पाते थे। पर्यटन एवं धार्मिक दोनों क्षेत्रों में विख्यात उत्तराखंड के लिए कोई ऐसी योजना का प्रावधान नहीं था जिससे देश एवं विदेशों के लाखों पर्यटकों को आकर्षित कर यहाँ की अर्थव्यवस्था को आधार दिया जा सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि उत्तराखंड में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, परंतु शिक्षा के सर्वोच्च मानदंडों के अनुरूप ना तो उनका स्वरूप गठित हो सका और ना ही स्थानीय प्रतिभावान छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एवं शोध की व्यवस्था की जा सकी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर भी उत्तराखंड के बराबर क्षेत्रफल एवं कम आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में
68 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि उत्तराखंड में मात्र 19 क्षेत्र थे। फलतः जनप्रतिनिधि अपने पूरे कार्यकाल में पूरा क्षेत्र भ्रमण भी नहीं कर पाते थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जिन विशेषताओं के आधार पर नए राज्य के गठन की सिफारिश की थी, पृथक राज्य के लिए वही विशेषताएं उत्तराखंड भी अपने अंदर रखता था। इस क्षेत्र के लोगों ने यहाँ से पलायन करके देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और स्वयं भी सफलताएं प्राप्त की हैं। यहाँ के लोगों के पास पूर्ण बौद्धिक क्षमता है, किंतु यहाँ पर आर्थिक विकास के ऐसे अवसर ही विकसित नहीं हो पाए जिसमें स्थानीय लोग अपनी क्षमता का उपयोग कर सकते। अपनी अस्मिता और जीवन को बचाने के लिए चिपको जैसे पर्यावरण आंदोलन को जन्म देने के पीछे स्थानीय लोगों की सोच थी कि इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन नहीं किया जाना चाहिए। पृथक उत्तराखंड राज्य बन जाने के बाद ही पर्वत पर्यावरणीय क्षेत्र रूप में संवेदनशील इस क्षेत्र के संसाधनों का दोहन रोककर इस क्षेत्र को प्राकृतिक प्रकोपों से बचाया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी थी। कुछ लोग भटकाव की स्थिति में आकर विघटनकारी शक्तियों के हाथों खेलने लगते, इसीलिए पृथक उत्तराखंड की मांग उठी थी ताकि इस क्षेत्र में विघटनकारी तत्वों को उभरने से रोका जा सके। आर्थिक पिछड़ेपन से पैदा हुए पलायन के कारण उत्तराखंड के गांव पुरुषों से खाली हो गए। पुरुषों के अभाव में गांव की आर्थिक अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो चुकी थी। संपूर्ण उत्तराखंड के आर्थिक विकास के साथ ही यहाँ की संस्कृति, भाषा, प्रागैतिहासिक धरोहर और ऐश्वर्य को बनाए रखना असंभव था। पृथक उत्तराखंड राज्य बनने पर ही उत्तराखंड की विशिष्ट संस्कृति की रक्षा संभव थी। उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से पृथक इकाई का अस्तित्व ब्रिटिश शासकों ने सन 1815 में गोरखा शासन से गढ़वाल कुमाऊं को मुक्त कराकर संगोली की संधि के बाद अपने निम्न ऐतिहासिक निर्णयों के आधार पर परिणत कर दिया, जो प्रासंगिक है। प्रशासनिक व्यवस्था इंडियन काउंसिल एक्ट की धारा 40 के अंतर्गत दोनों मंडलों में छोटी प्रशासनिक इकाई का सृजन किया गया, जिसे पट्टी हल्का क्षेत्र कहा जाता है। पटवारी की को आज भी यहाँ राजस्व व पुलिस दोनों के अधिकार प्राप्त हैं। यह व्यवस्था सन 1874 में वर्तमान में भी लागू है। 1874 से वनों पर अधिकार पहाड़ी क्षेत्रों की संरचना और संस्कृति की विशिष्टताओं को देखते हुए स्थानीय जनता को वनों के संपूर्ण अधिकार दे दिए गए थे और भूमि की माप पहाड़ी क्षेत्रों में बीघा एकड़ के स्थान पर भूमि की माप का पैमाना मुट्ठी व नाली बनाया गया, जो आज भी प्रचलित है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भूमि बंदोबस्त आज भी लागू है। न्यायिक व्यवस्था न्याय की दृष्टि से पहाड़ों को मैदानों से अलग मानते हुए इलाहाबाद के स्थान पर दीवानी मुकदमों की सर्वोच्च अदालत नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर की कोर्ट को बनाया गया था और परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड राज्य के औचित्य का आधार स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। इन बिंदुओं के आधार पर उत्तराखंड की मांग का भी औचित्य बनता है। हिमालय के वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सामाजिक सुदृढ़ता की आवश्यकता, प्रशासनिक संतुलन के कारण आर्थिक पिछड़ापन दूर कर अपेक्षित विकास की आवश्यकता एवं हिमालयी आर्थिकी के अनुकूल नियोजन नीति सुनिश्चित करने वाली विशेषज्ञ व्यवस्था की आवश्यकता, राजनीतिक संतुलन तथा स्वायत्तता की दृष्टि से छोटी राजनीतिक संरचनाओं की आवश्यकता, बृहत्तर जनसंख्या की सामाजिक विशिष्टता तथा उसकी सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति। निसंदेह उत्तराखंड का विकास यहाँ के संसाधनों, श्रम शक्ति एवं उनकी सीधी भागीदारी से ही संभव हो सकता था, जिसका एकमात्र विकल्प उत्तराखंड राज्य निर्माण ही था। पृथक राज्य निर्माण का इतिहास 5 व 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित कांग्रेस के
विशेष राजनीतिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस पर्वतीय अंचल को अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं निर्णय लेने तथा अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के अवसर में अधिकार मिलने चाहिए। सन 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री पीसी जोशी ने पर्वतीय क्षेत्र को सहायता दिए जाने की मांग उठाई। सन 1955 में फजल अली कमीशन ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के दृष्टिकोण से की थी। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य के विषय में विचार किया था। सन 1957 में टिहरी के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था, जिसे 1952 में चीन युद्ध के कारण राष्ट्रीय हित में वापस ले लिया गया और 1957 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष टीटी कृष्णाचारी ने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया था। 19 नवंबर 1957 को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों ने आयोग के अंतर्गत एक पहाड़ी योजना समिति का सुझाव पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए दिया था। 1968 में ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में दिल्ली में पृथक राज्य के लिए प्रदर्शन हुआ और 12 मई 1970 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के पिछड़ेपन और गरीबी को देखते हुए इन क्षेत्रों की पृथक प्रशासनिक इकाई का सुझाव दिया था। 1979 में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लक्ष्य के साथ हुआ। 1987 में भारतीय जनता पार्टी ने इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में आयोजित बैठक में अलग राज्य की बात को स्वीकार किया तथा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 अगस्त 1991 को विधानसभा में पृथक राज्य का अस्तित्व पारित कर केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया था। वर्ष 1992 में गठित योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अन्य हिमालयी राज्यों की भांति इस क्षेत्र को भी अपनी समस्याओं को समाधान की दिशा में प्राथमिकता देनी चाहिए। उत्तराखंड आंदोलन प्रारंभ होते ही उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सपा बसपा सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों पर अलग उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव 24 अगस्त 1994 को विधानसभा में सर्वसम्मति में पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेज दिया था। राज्य के निर्माण पुनर्गठन के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी प्रदेश को दो विधानसभाओं सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में अपने ही प्रदेश के पर्वतीय हिस्से को उस क्षेत्र की जनभावनाओं को देखते हुए अलग राज्य की स्वीकृति का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार ने उससे उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग की थी। राज्य निर्माण के इतिहास की इस संघर्ष यात्रा ने उत्तराखंड के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। आंदोलन में महिलाओं की भूमिका समय समय पर विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु होने वाले आंदोलनों में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मद्य निषेध, खनन, पर्यावरण संरक्षण आदि आंदोलनों में पर्वतीय महिला ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर तथा कहीं कहीं अग्रणी बनकर अपनी कर्मठता, जुझारूपन, सतत संघर्षशीलता एवं संगठन शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। पर्वतीय महिलाएं श्रम का पर्याय है। वह 18-18 घंटे काम करती है। 4-5 किलोमीटर पहाड़ी पथरीले ऊबड़ खाबड़ मार्गों से लकड़ी घास लाती है। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने पृथक राज्य प्राप्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। पर्वतीय नारियों की पृष्ठभूमि को देखने से त्याग और बलिदान का अनूठा संगम मूर्तिमान होता है।
उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं की भूमिका एवं बलिदान की घटनाएं। उत्तराखंड के प्रत्येक नगर एवं कस्बे में महिलाओं के प्रदर्शन हो रहे थे, किंतु पौड़ी आंदोलन में 7 अगस्त 1994 के दिन अनशनकारियों की सभा में पुलिस प्रशासन द्वारा भयंकर लाठीचार्ज में घायल होने वाले 8-10 महिलाएं थीं। 1 सितंबर 1994 को कुमाऊं के खटीमा कस्बे के तहसील प्रांगण में आयोजित भूतपूर्व सैनिकों की रैली में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुलिस द्वारा निहत्थी जनता पर गोली की बौछार की गई। इस गोलीकांड में कई पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अनेक महिलाएं घायल हो गईं। इस गोलीकांड ने आंदोलन को बढ़ने में आग में घी का काम किया और 2 सितंबर 1994 को गढ़वाल मंडल में के शांत पर्वतीय नगर मसूरी में खटीमा गोलीकांड तथा क्रमिक अनशन पर बैठे वरिष्ठ नागरिकों की गिरफ्तारी से आक्रोशित आंदोलनकारियों के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाने से कई अमूल्य जीवन जो है समाप्त हो गए और बलिदान उन्होंने दिए। इनमें 2 महिलाओं श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई ने अपना बलिदान देकर उत्तराखंड आंदोलन को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। इन घटनाओं के कारण जो आंदोलन कुछ ही स्थानों पर सीमित था, गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के सभी जनपदों में फैल गया। सर्वत्र जुलूस, सभाएं, प्रदर्शन, रैलियां, उत्तराखंड बंद आदि के माध्यम से आंदोलन तीव्र होने लगा। देहरादून, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, जोशीमठ, कोटद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल जैसे नगरों के साथ साथ दूरस्थ छोटे छोटे गांवों में राज्य प्राप्ति आंदोलन सड़कों पर उतर आए। प्रत्येक स्थान पर छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, व्यावसायिक वर्ग के साथ साथ महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही। निसंदेह महिला शक्ति की आंदोलन में प्राण फूंक रही थी और 2 अक्टूबर 1994 को गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली प्रशासन की अनुमति से आयोजित उत्तराखंड रैली में उत्तराखंड के दोनों मंडलों में बसों एवं सत्याग्रही दिल्ली रवाना हुए, जिनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक था। देहरादून, चमोली, गोपेश्वर तथा श्रीनगर से जाने वाली बसों की स्थानीय प्रशासन द्वारा मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर रात्रि 2:30 बजे रोक दिया गया। तलाशी के नाम पर पुरुषों को उतार दिया गया और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। हिंसा के तांडव के साथ अनेक महिलाओं का शील हरण किया गया। इस घटना ने पर्वतीय महिलाओं की अस्मिता को तार तार करके लोकतंत्र को कलंकित कर दिया। रामपुर तिराहा में अनेक व्यक्तियों को गोलियों से भून दिया गया था। फलतः आंदोलन उग्र हो गया। 3 अक्टूबर को देहरादून में निर्भीक महिलाओं ने निषेधाज्ञा तोड़कर शहीदों की शव यात्रा में सरकार विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन किए। देवभूमि की वीर प्रसूता महिलाएं आए दिन अपने संगठन को मजबूत करने में प्रवृत्त हो गई। महिलाओं ने दरातियों के साथ साथ कहीं कहीं वीर गाथा, ढोल नगाड़े, तुरही, रणसिंगे आदि के साथ प्रदर्शन किया। आंदोलन की चिंगारी से सारा उत्तराखंड सुलग उठा और धरना प्रदर्शनों से 1942 के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति सजीव हो गई। इसी मध्य 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल में जो 2 युवकों ने बलिदान दिए, पुलिस और प्रशासन के अत्याचार बढ़ते रहे, लेकिन इसी अनुपात में आंदोलन भी उग्र रूप धारण करता गया। महिलाएं सभी जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करने लगी। ज्ञापन दिए जाते रहे। आंदोलन की विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः गैर राजनीतिक रहा। समाज के सभी वर्गों की भूमिका जहां आंदोलन को विशिष्ट बना रही थी, वहीं नेतृत्व का अभाव भी हो जाता था। इस अवसर पर महिलाएं आगे आकर नेतृत्व संभाल लेती थी। रोज धरने पर
बैठना, पुलिस की लाठी खाना और स्वेच्छा से गिरफ्तारियां देना, कहीं भी उत्तराखंडी महिलाएं पीछे नहीं रही। उत्तराखंड के इतिहास में 20वीं सदी के समापन दशक में हजारों की संख्या में से निकलने वाली इस स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन की ऐतिहासिक महिला रैलियों ने यह तो सिद्ध कर दिया था कि उत्तराखंड राज्य के अतिरिक्त कोई विकल्प उन्हें स्वीकार्य नहीं है। आंदोलन के दौरान एक असीम ऊर्जा स्रोत उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर प्रवाहित हुआ। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी 1995 को गणतंत्र दिवस की परेड में सुरक्षा घेरे को पार कर जुझारू नेत्री स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा श्रीमती सुशीला बलूनी के नेतृत्व में 45 महिला व नवयुवकों का जो दल सक्रिय हुआ और राष्ट्रपति के भाषण के मध्य में जय उत्तराखंड, जय भारत, जय अखंड भारत का इस्तेहार बीच सभा में फेंक दिया। और वहीं इन पर महिलाओं ने बगैर वहीं पर इन महिलाओं ने बैनर फहराकर गिरफ्तारियां भी दी और इनकी गिरफ्तारी हो गई। स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा श्रीमती सुशीला बलूनी के राज्य आंदोलन में प्रदत्त योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। महिलाओं में आज राज्य प्राप्ति के प्रति समर्पण भाव, निष्ठा व सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रबल भावना थी। श्रीनगर गढ़वाल का मई 1995 का विशाल सम्मेलन महिलाओं के आमरण अनशन, धरने, प्रदर्शन एवं इन अवसरों पर पुलिस की लाठियां खाना, बार बार वार्ता हेतु बुलाए जाने पर दिल्ली जाना और आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का गौरवशाली उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन का इतिहास स्थानीय महिलाओं के सतत संघर्ष, त्याग और बलिदान की गाथा है। पृथक राज्य गठन की मांग से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं: कुमाऊं परिषद, इसका गठन 1916 में हुआ। हिमालय सेवा संघ का गठन 1938, गढ़वाल जागृति संस्था का गठन 1939, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन 1950, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1950, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन 1970 और पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1973, उत्तराखंड यूथ काउंसिल का गठन 1976, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन 1979, उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन 1988 और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन 1989, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चे का गठन 1991 और संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चे का गठन 1994, उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ का गठन 1994। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स की दृष्टि से और हमारे उत्तराखंड के हिस्ट्री को जानने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए कितने महान महान व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी और क्या क्या संघर्ष किए। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।